हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम परप्यूरियम के बारे में पढ़ेंगे। परप्यूरियम क्या होता है, इस पीरियड में फीमेल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड इस पीरियड में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। परप्यूरियम पीरियड होता क्या है? परप्यूरियम इज़ द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर चाइल्ड बर्थ व्हेन द बॉडी स्पेशली पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। ठीक है, तो ये चाइल्ड बर्थ की बात का टाइम पीरियड है जिसमें फीमेल की बॉडी स्पेशली जो उसके पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो दोबारा से रिवर्ट बैक होते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेट में। जैसे प्रेगनेंसी से पहले उसके पेल्विक ऑर्गन्स थे, ठीक है, उसी साइज में शेप में दोबारा से वो रिवर्ट बैक होते हैं। इसको हम बोलते हैं परप्यूरियम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्टपार्टम पीरियड। इसको हम पोस्टपार्टम पीरियड भी बोलते हैं। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ओके, एंड पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी। यानी डिलीवरी के बाद का जो डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है उसको हम परप्यूरियम बोलते हैं, जिसमें फीमेल की पेल्विक ऑर्गन्स उसकी जैसे प्रेगनेंसी से पहले उसके ऑर्गन्स थे, पेल्विक ऑर्गन्स उसी शेप में साइज में वापस से वो रिवर्ट बैक होते हैं। इसको हम बोलते हैं परप्यूरियम पीरियड। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है फ्रॉम एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा अंटिल 6 वीक पोस्टपार्टम डिलीवरी मोस्ट ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्यूटेड। ठीक है, तो परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट कब होता है और कहाँ तक रहता है? तो परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट कब होता है? एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा के बाद से। जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है उसके बाद से परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और कब तक रहता है? 6 वीक तक रहता है, जिसमें ज़्यादातर जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्यूट होते हैं। ठीक है, इन्वॉल्यूट का मतलब होता है, इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें फीमेल की जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो उसकी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी से पहले पेल्विक ऑर्गन का साइज शेप था, उसी साइज शेप में वो दोबारा से वापस रिवर्ट बैक होते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन। ठीक है, एक टर्म और होती है सब इन्वॉल्यूशन। सब इन्वॉल्यूशन, सब इन्वॉल्यूशन का क्या मतलब होता है और इन्वॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इन्वॉल्यूशन का तो क्या था कि इसमें जो फीमेल की पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होते हैं। ओके, अब सब इन्वॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसमें फीमेल की जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से रिवर्ट बैक नहीं हो पाते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेट में। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले उसके ऑर्गन्स थे वैसे उसी से साइज में शेप में, ठीक है, वापस से नहीं जा पाते। उसको हम बोलते हैं सब इन्वॉल्यूशन। अब ऐसा क्या होता है कि जो मदर के पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से उसकी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा पाते हैं? तो इसके कुछ कॉजेज़ हैं। कॉजेज़, सबसे पहला कॉज है मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, सबसे पहला कॉज है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मदर जो है, मदर क्या है, मदर में ट्विंस प्रेगनेंसी है, एक से ज़्यादा बेबी वूम में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो उस में क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा बेबी यूट्रस में है तो यूट्रस क्या होगा, डिस्टेंड होगा। ठीक है, ओवर डिस्टेंड होगा यूट्रस। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो डिलीवरी के बाद जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये एक कारण है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है पॉलीहाइड्रोमिनोज। अगर मदर में क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनोज वाली कंडीशन है जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 1000 ml से जो फ्लूइड है वो ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज। इस कंडीशन में क्या होगा, यूट्रस का जो साइज होगा, जो शेप होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यूट्रस ओवर डिस्टेंड हो जाएगा। ओवर डिस्टेंड होने की वजह से क्या होगा, डिलीवरी के बाद जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा पाएंगे। ओके, फिर है रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा ये भी एक कॉज है। ठीक है, ये एक मेन कॉज है। अगर प्लेसेंटा की डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा की प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाई, ठीक है, और प्लेसेंटा का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, यूट्रस में रिमेन रह गया है और वो बाहर नहीं आ पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिटेन्ड प्लेसेंटा हो जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा का जो कुछ पार्ट है वो अभी भी क्या है, यूट्रस में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा पाएंगे। ओके, और एक कॉज है इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन कौन सा, एंडोमेट्राइटिस, जो एंडोमेट्रियम लेयर है अगर उसका इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी क्या होगी, जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से रिवर्ट बैक नहीं हो पाएंगे, जैसे प्री प्रेग्नेंट स्टेट से पहले थे वैसे। तो ये होता है सब इन्वॉल्यूशन, जिसमें जो मदर के पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस नहीं जा पाते हैं। ठीक है, किस किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, अगर मदर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, पॉलीहाइड्रोमिनोज है, रिटेन्ड प्लेसेंटा है और इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या होती हैं, जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ परप्यूरियम। परप्यूरियम की स्टेजेस के बारे में, मेनली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, इमीडिएट, अर्ली एंड रिमोट। इमीडिएट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट 24 आवर्स, प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद फर्स्ट 24 आवर्स की जो स्टेज होती है उसको हम इमीडिएट बोलते हैं। अर्ली अप टू 7 डेज़, 7 डेज़ तक की जो पीरियड है, ठीक है, उसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं परप्यूरियम का। एंड 8th डे से लेकर के 6 वीक तक की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम रिमोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस थी। जो इमीडिएट स्टेज है वो फर्स्ट 24 आवर्स की होगी, अर्ली वाली जो स्टेज है वो 7 डेज़ तक की होगी, एंड जो रिमोट स्टेज है वो 8th डे से लेकर के 6 वीक तक होगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग परप्यूरियम। परप्यूरियम के टाइम पे अब मदर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैंने ये बोला था कि जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस से जाएंगे, जो ऑर्गन्स हैं वो रिवर्ट बैक होंगे। तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यूट्रस में क्या होगा, नो चेंजेस इन यूट्रस जस्ट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी होने के बाद यूट्रस की जो साइज में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट वीक के एंड तक जो यूट्रस का साइज होगा, ठीक है, जो यूट्रस का वेट है वो 500 ग्राम हो जाएगा। सेकेंड वीक के एंड तक यूट्रस का जो वेट है वो 300 ग्राम हो जाएगा। 4th वीक के एंड तक यूट्रस का जो वेट है वो 100 ग्राम हो जाएगा, एंड 6th वीक के एंड तक यूट्रस का वेट जो है वो 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीवरी के जस्ट बाद ही यूट्रस के वेट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। डिलीवरी के जस्ट बाद यूट्रस जो होता है वो अभी भी 1000 ग्राम का ही होता है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वीक एंड होता है तो उस टाइम पर जो यूट्रस का वेट है वो 500 ग्राम, सेकेंड वीक के एंड तक यूट्रस का वेट 300 ग्राम, 4th वीक के एंड तक यूट्रस का वेट 100 ग्राम, एंड 6th वीक के एंड तक यूट्रस का वेट 80 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ये यूट्रस के वेट में चेंजेस आते हैं, साइज में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, यूट्रस की मेजरमेंट में क्या चेंजेस आती है। मेजरमेंट मीन्स जो यूट्रस की लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे आपको एज यू नो कि आपको पता होगा यूट्रस की जो नॉर्मल मेजरमेंट है वो कितनी होती है, 7.5 × 5 × 2.5। ये क्या होती है, यूट्रस की नॉर्मल जो मेज़रमेंट है वो है, जिसमें जो यूट्रस का लेंथ होती है वो 7.5, विड्थ 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस की मेज़रमेंट क्या होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस की मेज़रमेंट होती है वो 35 × 20 × 12.5, यानी कि 35 यूट्रस का लेंथ होगा, 20 विड्थ होगी एंड 12.5 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। ठीक है, लेकिन परप्यूरियम पीरियड के टाइम पे इसके मेज़रमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो यूट्रस की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर होती है, 7.5 सेंटीमीटर तक वो नहीं पहुंच पाती है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 12 उसकी विड्थ होगी एंड 7.5 उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विद इन 14 डेज यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन। 14 डेज़ यानी कि 2 वीक्स के अंदर अंदर जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, यूट्रस का जो फंडस वाला एरिया होता है, फंडस वाला जो पार्ट है, ठीक है, फंडल हाइट इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो परप्यूरियम के टाइम पे क्या होगा, वही फंडल हाइट जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, और जो 2 वीक्स के अंदर अंदर या फिर 14 डेज़ के अंदर अंदर जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन बन जाएगा। जैसे आपको इमेज में सो रहा होगा, फर्स्ट डे में क्या होता है, अभी भी यूट्रस जो है, सॉरी, जो फंडस है वो क्या है, अम्ब्लाइकस रीजन से ऊपर है। सेकंड डे में क्या होता है, वो अम्ब्लाइकस रीजन के नीचे आ जाता है। ऐसे ही उसकी जो हाइट है, फंडल हाइट है, वो डिक्रीज़ होती रहती है, एंड 10th डे में क्या होता है, वो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आ जाता है। ठीक है, एंड 14 डेज़ में वो प्रॉपर तरीके से पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। इसलिए बोला है कि 14 डेज़ के अंदर अंदर जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। ओके,
नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स में ये है कि अगर मल्टीपैरस वुमेन है तो उसकी जो सर्विक्स होगी उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, स्लिट अपीयरेंस, ठीक है, इस तरीके की स्लिट अपीयरेंस होगी। और अगर नल्ली पैरस वुमेन है तो जो उसकी सर्विक्स होगी वो क्या होगी, पिन पॉइंटेड अपीयरेंस होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस आते हैं, एज यू नो कि हमारी जो एंडोमेट्रियम है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, फंक्शनल लेयर और बेसिलिस लेयर। फंक्शनल लेयर जैसे जिसको हम स्ट्रैटम फंक्शनलिस या फिर सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं, एंड बेसिलिस जिसको हम स्ट्रैटम बेसिलिस या फिर डीप लेयर बोलते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम की 2 लेयर थी, कौन कौन सी, स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो सुपरफिशियल लेयर होती है एंड स्ट्रैटम बेसिलिस जो क्या होती है, डीप लेयर होती है। यही जो डीप लेयर होती है स्ट्रैटम बेसिलिस, यही क्या होती है, रीजनरेट फ्रॉम 7th डे टू 16th डे एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइट, ठीक है। पोस्टमार्टम पीरियड का जब 7th डे होता है तो वहाँ से लेकर के 16th डे तक जो ये स्ट्रैटम बेसिलिस लेयर है, डीप लेयर जो है वो रीजनरेट होती है, लेकिन जो प्लेसेंटल साइट है वहाँ पे रीजनरेशन नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा जो भी स्ट्रैटम बेसिलिस की लेयर है वो दोबारा से क्या होगी, रीजनरेट होगी, कब तक, 7th डे से लेकर के 16th डे तक, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो लेयर है जिसको हमने क्या बोला, सुपरफिशियल लेयर बोला, ये डिलीवरी के बाद शेड ऑफ हो जाती है, किसके फॉर्म में, लोकिया के फॉर्म में, ओके। हमने क्या बोला अभी तक कि हमारी जो एंडोमेट्रियम है उसकी 2 लेयर होती है, कौन कौन सी, बेसल लेयर एंड फंक्शनलिस लेयर। ये एज यू सी कि ये क्या है, ये बेसिलिस लेयर है, ठीक है, ये वाली, एंड इसकी जो ऊपर वाली वो क्या, फंक्शनल लेयर है। फंक्शनल लेयर जो होती है वो सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक है, जो डिलीवरी के बाद शेड ऑफ हो जाती है लोकिया के फॉर्म में, ओके। एंड जो बेसिलिस लेयर होती है वो डीप लेयर होती है जो रीजनरेट होती है एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइट। हमने क्या बोला कि जो सुपरफिशियल लेयर है वो शेड ऑफ होती है लोकिया के फॉर्म में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि लोकिया क्या होता है। सो लोकिया क्या है, लोकिया इज द वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी up to 15 days or 21 days and is originate from uterine body, cervix and vagina. So लोकिया क्या है, ये एक वेजाइनल डिस्चार्ज है जो डिलीवरी के बाद 15 डेज़ या 21 डेज़ तक रहता है, ठीक है। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिनेशन यूट्राइन बॉडी, सर्विक्स एंड वजाइना से इसका ओरिजिनेशन होता है। लोकिया को हम पोस्टमार्टम ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है उसको हम लोकिया बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लोकिया। लोकिया कितने टाइप का होता है, तो लोकिया मेनली 3 टाइप्स का होता है, लोकिया रूबेरा, लोकिया सीरोजा एंड लोकिया एल्बा, ठीक है। तो 3 टाइप का है। पहला है लोकिया रूबरा। लोकिया रूबरा क्या होता है, डार्क ब्राइट रेड कलर डिस्चार्ज फ्रॉम डे 1 to 4, ठीक है। तो डिलीवरी होने के बाद 1 से 4 दिन तक जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, उसको हम लोकिया रूबरा बोलते हैं। जो कैसा दिखता है कलर में, डार्क और ब्राइट रेड कलर के डिस्चार्ज होती है, ठीक है। वजाइना से डार्क और ब्राइट रेड कलर की डिस्चार्ज देखने को मिलेगा डे 1 से लेकर के डे 4 तक। इसमें क्या होगी, हैवी ब्लड फ्लो विथ स्मॉल क्लॉट्स। इसमें क्या होगा, जैसे हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लीडिंग होती है ना, हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पे, तो वैसे ही हैवी ब्लड फ्लो आएगा और इसमें क्या होंगी, स्मॉल क्लॉट्स होंगी। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, ब्लड, वर्निंग्स, स्कैजियोजा एंड डेसिडुअल सेल, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, क्या क्या प्रेजेंट होती है लोकिया रूबरा में, इसमें फीटल मेम्ब्रेन की स्ट्रेट्स होंगी, ब्लड होगा, वर्निक्स, स्कैजियोजा होगा एंड डेसिडुअल सेल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है लोकिया सीरोजा। लोकिया सीरोजा है, ये कैसा दिखता है कलर में, ये पिंकिश ब्राउन डिस्चार्ज है फ्रॉम डे 5 to 9। हुआ क्या था कि 1 से 4 दिन तक लोकिया रूबरा डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है, जो डार्क और ब्राइट रेड कलर का था। अब डे 5 से लेकर के डे 9 तक का जो डिस्चार्ज होगी, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगी, वो लोकिया सीरोजा होगी, जो कैसे कलर में होती है, पिंकिश या ब्राउनिश कलर में होगी, ठीक है। ये इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, इसमें WBC और सर्वाइकल म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा क्या होता है, येलोइश वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम डे 10 to डे 15, ठीक है। 10th डे से लेकर के 15th डे तक लोकिया एल्बा
जो है वो सिक्रीट होता है, वो रिलीज़ होता है, जो किस कलर में दिखता है, येलोइश वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसमें डेसिडुअल सेल और WBCs प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसका जो अमाउंट है, मैंने क्या बोला कि जो लोकिया है वो 15 डेज़ या 21 डेज़ तक ये डिस्चार्ज होता है, तो उसका जो टोटल अमाउंट है वो 250 ml जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, एंड ड्यूरेशन क्या होती है, अप टू 3 वीक्स तक ये जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूस रहता है। ऑर्डर, इसकी स्मेल कैसी होती है, लोकिया की जो स्मेल है वो फीसी स्मेल होती है। ठीक है, अगर फीसी स्मेल के अलावा कोई भी स्मेल होती है, ठीक है, जैसे फाउल स्मेल है, तो अगर लोकिया से क्या है, फाउल स्मेल आ रही है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उससे क्या हो रही है, फाउल स्मेल आ रही है, ये इंडिकेट करता है किसको, इन्फेक्शन को, कि मदर में क्या है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, मदर ने हाइजीन मेंटेन नहीं करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया, या फिर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये था लोकिया के बारे में। लोकिया क्या था, जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर थी, ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर थी, तो वो क्या हो रही थी, डिलीवरी के बाद शेड ऑफ हो रही थी, और किसके फॉर्म में होती है, लोकिया के फॉर्म में होती है। लोकिया मैंने बोला कि एक वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो 15 डेज तक या फिर 21 डेज तक रहता है डिलीवरी होने के बाद। इसको हम पोस्टमार्टम ब्लीडिंग भी बोलते हैं। ओके, ये 3 टाइप का होता है, लोकिया रूब्रा, लोकिया सीरोजा एंड लोकिया एल्बा। जो लोकिया रूब्रा होता है ये डार्क और ब्राइट रेड कलर का होता है, जो डे 1 से लेकर के डे 4 तक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, लोकिया सीरोजा जो होता है ये पिंकिश ब्राउन डिस्चार्ज है, जो डे 5 से लेकर के डे 9 तक डिस्चार्ज होता है। एंड लोकिया एल्बा जो है ये येलोइश वाइट डिस्चार्ज है, जो डे 10 से लेकर के डे 15 तक डिस्चार्ज होता है। टोटल अमाउंट इसका 250 ml जो है ये वेजाइनल डिस्चार्ज होती है। ठीक है, ड्यूरेशन 3 वीक्स तक का ड्यूरेशन है लोकिया का। ऑर्डर, स्मेल कैसी आएगी, फीसी स्मेल आएगी। फीसी स्मेल के अलावा अगर फाउल स्मेल आती है तो वो इंडिकेट करता है कि मदर में क्या है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो गया मदर को। ओके, नेक्स्ट वेट। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आए, सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आए, एंड एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस आए। अब पढ़ेंगे वेट, मदर के वेट में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, मदर में क्या होती है, वेट गेन होती है, कितना 11 to 12 kg वेट गेन होता है मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब इसी वेट में प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, 5 kg वेट लॉस जस्ट आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद मदर का 5 kg जो वेट है वो 5 kg वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ये ब्लड वॉल्यूम या जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कितना 40 to 50% तक इंक्रीज़ हो रहा था। अब ये क्या होगा, 7 वीक्स के अंदर अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, GFR, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो GFR था वो 40 to 50% तक इंक्रीज़ हो रहा था, तो अब क्या होगा, ये 2 वीक्स के अंदर अंदर यानी कि 14 डेज़ के अंदर अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा। फिब्रिनोजन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इंक्रीज़ होता है, एलिवेट रहता है, और वो डिलीवरी के बाद भी एलिवेट ही रहेगा। ओके, एंड डिलीवरी के बाद इसमें हम मदर को क्या बोलते हैं, एम्बुलेशन के लिए बोलते हैं, एम्बुलेट करवाते हैं मदर को बोलते हैं कि आप वॉक करिए, ठीक है, चलिए फिरिए, ताकि क्या हो, जो एक कंडीशन होती है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, वो ना हो। इससे प्रिवेंट करने के लिए मदर को क्या करते हैं हम, मदर को बोलते हैं कि आप चलिए फिरिए, वॉक कीजिए, ताकि मदर में क्या हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन ना हो। इस कंडीशन में क्या होती है, मदर की जो लेग्स थाइज वाला एरिया होता है वहाँ पे जो डीप वेन होती हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये एलिवेटेड फिब्रिनोजन की वजह से होता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम मदर को बोलते हैं कि आप डिलीवरी के बाद चलिए फिरिए, मदर को वॉक के लिए इनकरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है लैक्टेशन। अब लैक्टेशन में क्या चेंजेस आएंगी, लैक्टेशन क्या होती है, जिसमें जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो डेवलप और ग्रो करती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा है उसको फीडिंग करा सकें। तो इसमें क्या होंगे, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, इसकी मेनली 4 स्टेजेस हैं। मैमोजेनेसिस, सॉरी ये मैनो नहीं है, ये एन नहीं है, ये एन है, मैमोजेनेसिस। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में मेरे से, ये मोनो नहीं है, ये वो मैमोजेनेसिस है। ठीक है, तो मैमोजेनेसिस के टाइम पे मैमोजेनेसिस में क्या होती है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है,
जो ब्रेस्ट टिश्यू है उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है ये? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होती है, एस्ट्रोजन एंड जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो पीक पे होती है अपने। ठीक है, इनका जो लेवल है बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्रेस्ट टिश्यू है उनका डेवलपमेंट होता है, वो ग्रो करती हैं। ओके, नेक्स्ट है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। इसमें क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन और सिंथेसिस होता है। कहाँ पे? जो ब्रेस्ट में एल्वोलाई होती है ना, ठीक है, एल्वोलाई में क्या होती है, मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। किस हार्मोन की प्रेजेंस में? प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रेजेंस में। ये डिलीवरी के बाद का है, प्रोलैक्टिन। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि होता क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काफ़ी हार्मोन्स जो होते हैं वो मदर में एलिवेटेड होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो ज़्यादा एलिवेट होने की वजह से प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, एंड डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये डिक्रीज़ हो जाता है। अब अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, जो प्रोलैक्टिन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से एल्वोलाई में, ब्रेस्ट एल्वोलाई में मिल्क का सिंथेसिस एंड सेक्रीशन होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट है गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस में क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। अब जो मिल्क एल्वोलाई में या फिर जो लोब्यूल्स हैं उनमें जो सिंथेसिस या हुआ बना था मिल्क, अब वो क्या होगा, उसका क्या होगा, इजैकुलेशन होगा। ठीक है, वो बाहर निकलेगा। तो ये कौन सा हार्मोन करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मिल्क को बाहर इजेक्ट आउट करवाएगा। बना कौन रहा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन बना रहा था मिल्क को, लेकिन इजेक्ट आउट कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन करवाएगा। होता क्या है कि जैसे ही बेबी जो है वो अपनी मदर के निपल्स को सक करता है, ठीक है, सक करता है, तो उससे क्या होती है, उसके सकिंग रिफ्लेक्स से मदर के जो हाइपोथैलेमस वाला एरिया होता है वहाँ पे सिग्नल जाते हैं। ओके, वहाँ पे सिग्नल जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, वहीं पे ऑक्सीटोसिन जो है वो बनता है। वहाँ से फिर ऑक्सीटोसिन बन करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, ये दो में एक्ट करता है। एक तो ये क्या करेगा, जो मिल्क डक्ट है वहाँ से मिल्क को बाहर इजेक्ट आउट करवाएगा। ठीक है, एक ये एक्ट करेगा मिल्क डक्ट में, दूसरा ये एक्ट करेगा यूट्रस में। यूट्रस में क्या करेगा, जो यूट्रस की जो लेयर होती है वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ताकि जो ब्लड है डिलीवरी के बाद जो जितना मतलब जो ब्लड लॉस होता है वो ना हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, और जो ऑर्गन्स हैं वो दोबारा से अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में चले जाएँ, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो गैलेक्टोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें मिल्क का इजेक्शन होता है। जो मिल्क है वो डक्ट से, लोब्यूल से बाहर निकलता है। किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। जैसे ही बेबी क्या करेगा, मदर की निपल को सक करेगा, तो उससे क्या होगी, मदर के जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे सिग्नल जाएंगे। हाइपोथैलेमस में क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, वहाँ वो बनेगा। उसके बाद वो बन करके कहाँ जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करती है। ये दो में एक्ट करेगी ऑक्सीटोसिन। एक तो ये ब्रेस्ट में करेगी, जिसमें जो मिल्क डक्ट है वहाँ से ये मिल्क को बाहर इजेक्ट आउट करवाएगी। दूसरा, यूट्रस के जो लेयर्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी, ताकि जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाए, और जो पेल्विक ऑर्गन है वो दोबारा से अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस चले जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैलेक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट है गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस में क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क। इसमें क्या होता है, मिल्क का मेंटेनेंस होता है, जो किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, और बेबी के सकिंग रिफ्लेक्स में होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, मेंटेनेंस होता है मिल्क का, जिसको हम गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं। अभी तक हमने क्या बोला कि लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन क्या कौन सा पीरियड है जिसमें जो ब्रेस्ट की टिश्यूज़ हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी के बाद बेबी की जो फीडिंग डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सकें। जिसमें इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस में क्या होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। लैक्टोजेनेसिस में क्या होती है, लैक्टोजेनेसिस में
एल्वो जो मिल्क डक्ट है या जो एल्वोलाई है वहाँ पे क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है और सिंथेसिस होता है। ठीक है, वहाँ पे मिल्क बनता है किस हार्मोन की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। गैलेक्टोजेनेसिस में क्या था, इसमें अब मिल्क का इजेक्ट आउट होगा मिल्क। ठीक है, बना कौन रहा था, प्रोलैक्टिन बना रहा था, लेकिन उस मिल्क को बाहर कौन निकालेगा, ऑक्सीटोसिन। फिर क्या हो रही थी, गैलेक्टोपोइसिस हो रही थी। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के मेंटेनेंस के लिए, और जो बेबी सक करता है वो। ओके, तो ये था लैक्टेशन के बारे में। एक चीज़ और कि जैसे जब मदर बच्चे को फीड कराती है तो जो सबसे पहला फीड होता है ना, वो कोलेस्ट्रम होता है। ठीक है, क्या होता है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होती है, ये कैसा होता है, ये येलोइस कलर का होता है। ठीक है, जो 1 से 3 दिन तक ये सिक्रीट होता है, कौन, कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम जो है वो कभी भी हमें वेस्ट नहीं करना होता, इससे ये नेसेसरी होता है बेबी के लिए, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, हाई प्रोटीन और IgA ग्लोबुलिन्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, बेबी को प्रोटेक्शन करती हैं किसी भी इन्फेक्शन से, एंटीबॉडीज़ एक तरीके का प्रोटेक्शन की तरह काम करती हैं ये। ठीक है, ये और उसके बाद क्या होता है, फिर ट्रांजिशन मिल्क होता है। सबसे पहले 1 से 3 दिन तक क्या होगी, कोलेस्ट्रॉम रिलीज़ होता है। कोलेस्ट्रॉम जो येलोइस कलर में होता है, एंड 1 से 3 दिन तक रिलीज़ होता है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ट्रांजिशन मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, फिर ट्रांजिशन मिल्क के बाद मैच्योर मिल्क का सिक्रीशन होता है। किसका, मैच्योर मिल्क का। ओके, तो पहले क्या था कि सबसे पहले कोलेस्ट्रॉम रिलीज़ होता है, उसके बाद फिर ट्रांजिशन मिल्क रिलीज़ होता है, जिसमें कार्ब और फैट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है, जो 12 डेज़ तक रहता है। ठीक है, 4 से 12 डेज़ तक रहता है ट्रांजिशन। एंड जो मैच्योर मिल्क है वो फिर 12 डेज़ के बाद से लेकर के कंटिन्यूस रहता है, जब तक बच्चा जो है वो फीड कर रहा है तब तक। ठीक है, एंड लैक्टेशन जब भी हम मदर करवाती है, फीडिंग करवाती है अपने बेबी को, तो हमें क्या करना है, मदर को एडवाइस करनी है कि आपको हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है। ओके, ये था लैक्टेशन के बारे में। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम पीरियड। अब परप्यूरियम पीरियड में हमारा क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, एज अ नर्स हमारा क्या रोल है। सबसे पहले है रेस्ट। ठीक है, मदर को हमने बोलना है कि आपको 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉस्पिटल स्टे। अगर मदर की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है तो मदर को 3 दिन तक हॉस्पिटल स्टे करवाते हैं। अगर मदर की डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हुई है तो 7 डेज़ तक उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं, ताकि देखने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है मदर में। ठीक है, नेक्स्ट है डाइट। अगर मदर की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है तो मदर को हम लाइट मील देते हैं। अगर मदर की सिजेरियन सेक्शन है तो मदर को हम NPO रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्लैडर केयर। इसमें हम मदर को इनकरेज करते हैं कि वो यूरिन पास करे। ठीक है, या फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम कैथेटराइज करते हैं मदर को, नहीं तो हम मदर को इनकरेज करते हैं कि वो क्या करे, यूरिन पास करें। फिर है बाउल केयर। बाउल केयर में हम मदर को बोलते हैं कि आप जो है वो मदर को इनकरेज करते हैं एम्बुलेट के लिए, मदर को इनकरेज करते हैं कि वो वॉक करें, चले फिरें, जिससे क्या होगी, उनकी जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, एक तो जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगी, दूसरा क्या होगा, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली थी, DVT जो थी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली जो कंडीशन थी वो भी रिलीज़ होगी। ठीक है, रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज। मदर को एजुकेट करते हैं पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, जैसे कीगल एक्सरसाइज होगी, एंड नी रेजिंग एक्सरसाइज होगी, लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज होगी। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो डिलीवरी के बाद परफॉर्म की जाती हैं। ये क्या करती है, ये मदर का एक तो स्ट्रेस कम करेंगी। ठीक है, और मदर को जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, और जो पेल्विक ऑर्गन रिवर्ट बैक होने में भी ये एक्सरसाइज हेल्प करती हैं। तो इसलिए हम मदर को बोलते हैं कि आप जो है वो पोस्टपार्टम आप जो है वो एक्सरसाइज करिए, कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, नी रोलिंग एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज, काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ एपिजियोटमी वुंड। जो एपिजियोटमी हुई थी मदर की सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, उसकी हम क्या करेंगे, केयर करेंगे। जब भी हम एपिजोटमी की हम ड्रेसिंग करते हैं तो हमें हमेशा स्टेराइल ग्लव्स का यूज़ करना है। मदर को इस सिट बात देंगे ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना करे।
ठीक है। नेक्स्ट है रूमिंग इन। रूमिंग इन में हम मदर को इनकरेज करेंगे केएमसी के लिए। केएमसी क्या होती है? कंगारू मदर केयर। ठीक है, कंगारू मदर केयर के लिए इनकरेज करेंगे, जिसमें हम मदर को बोलेंगे कि आप जो है वो अपने बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाएं, फीडिंग कराएं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मदर का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो रिड्यूस होगा, बेबी और मदर दोनों का बॉन्ड इंक्रीज होगा। इसलिए हम मदर को रूमिंग इन करवाते हैं, मतलब केएमसी करवाते हैं। नेक्स्ट है हाइजीन। मदर को एडवाइस करेंगे कि वो क्या करे, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करे, स्पेशली परप्यूरियल पीरियड में। जो परप्यूरियल पीरियड है उसमें अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करे, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, वजाइना से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मदर को क्या हो, इन्फेक्शन हो। अगर वो अपनी क्या कर रही है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मदर में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। तो इसलिए हम मदर को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें। ओके, नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या है, इम्यूनाइज्ड, इसमें अगर मदर को हम एंटी गामा ग्लोबुलिन से इम्यूनाइज्ड करते हैं, अगर मदर यह है RH नेगेटिव। ठीक है, अगर मदर RH नेगेटिव है तो मदर को हम एंटी गामा ग्लोबुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोगाम भी बोलते हैं। क्या? रोगाम, RHOGAM। ठीक है, रोगाम एडमिनिस्टर करते हैं अगर मदर RH नेगेटिव है। क्यों करते हैं? ताकि RH इनकम्पेटिबिलिटी ना हो। देखो होता क्या है, ये हम तभी करेंगे जब मदर नेगेटिव है। ठीक है, अगर मदर क्या है, नेगेटिव है, और जो बेबी है वो पॉजिटिव है, तब हम करते हैं। अब मेनली क्या होती है, हमारी जो ब्लड सेल्स होती है उसके सरफेस में क्या होती हैं, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही जिनको हम क्या बोलते हैं, RH बोलते हैं। यही फैक्टर्स, अगर ये एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, अगर यही एंटीजन ब्लड के ऊपर प्रेजेंट होंगे मीन्स ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अगर ये एंटीजन जो है अगर वो प्रेजेंट होंगे तो मतलब मदर का या फिर जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर RBCs के सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं है तो क्या है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ठीक है, तो RH फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हैं, RH एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ब्लड RBC के ऊपर उसके सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसमें RH फैक्टर जो है वो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, तो होगा क्या, अगर मदर फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव कर रही है, ओके, उसका नेगेटिव है, और जो बेबी उसने कंसीव किया, बेबी का ब्लड ग्रुप क्या था, पॉजिटिव था, तो होगा क्या, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस बच्चे में, डिलीवरी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उस बच्चे में, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, मदर और बच्चा दोनों का ब्लड ग्रुप कभी मिक्स नहीं होता। ठीक है, इस वजह से उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, मैटरनल फीटो सर्कुलेशन के थ्रू फीटल का जो कुछ ब्लड है वो क्या हो जाएगा, मदर में चले जाएगा। ठीक है, अब मदर में क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या नेगेटिव है और बच्चे का क्या था, पॉजिटिव था, तो मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही मदर दोबारा से प्रेग्नेंट होगी, सेकंड प्रेगनेंसी होगी, दोबारा से बेबी कंसीव करेगी, उस टाइम पे भी अगर दूसरे बेबी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो जो ये एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होंगी, प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बेबी में चले जाएंगी, और बेबी की क्योंकि बेबी में क्या है, जो RH एंटीजन है वो प्रेजेंट है, तो एंटीजन के अगेंस्ट क्या थी, मदर में एंटीबॉडीज़ बनी थी। जैसे ही सेकंड बेबी कंसीव होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होकर के बेबी में जाएंगी, फीटस में जाएंगी, और फीटस की जो RBCs होती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। ठीक है, और डिस्ट्रॉय करेंगी तो बेबी में प्रॉब्लम आएगी। इसमें ये चीज़ होती है कि बेबी की क्या हो जाती है, वूम में ही डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उसके RBCs को ही ब्रेक डाउन कर देता है, तो बेबी की वूम में डेथ हो जाती है। इन केस अगर बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, बेबी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, जैसे एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, सीवियर केसेस में ब्रेन डेथ या फिर ब्रेन डैमेज या फिर डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो ये होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिससे प्रिवेंट करने के लिए हम मदर में एंटी गामा ग्लोबुलिन्स को एडमिनिस्टर करते हैं। मैंने क्या बोला,
RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, जिसमें अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है, तो मदर जब पहली बार बेबी कंसीव करती है तो उस टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर उसने पहली बार बेबी कंसीव किया, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा वैसे ही क्या होगा, मैटरनल फीटो सर्कुलेशन के थ्रू फीटस का कुछ ब्लड जो है वो मदर में मिक्स हो जाएगा। मदर में क्या आती है, मदर में क्या आती है, अभी कोई भी RH नेगेटिव है, वो कोई भी एंटीजन नहीं है। जैसे ही बच्चे का ब्लड जो है मदर में मिक्स होगा तो मदर की जो बॉडी है वो क्या करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर जैसे ही वो सेकंड बेबी कंसीव करेगी उस टाइम पे भी अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो एंटीबॉडीज़ जो बनी थी वो क्या होंगी, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होकर के, क्रॉस होकर के बेबी में, जब बच्चे फीटस में जाएंगी और जो फीटस है उसके RBCs को डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है, किल करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे बच्चे की वूम में ही डेथ हो जाएगी। इफ़ इन केस उस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी बच्चे में एनीमिया, जॉन्डिस और ब्रेन डैमेज या फिर डेथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा डिलीवर करती है, बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद विदिन 72 आवर्स, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर अंदर हमें क्या देना होता है, रोगाम, जो रोगाम का इंजेक्शन है वो देना होता है। कितना, 300 माइक्रोग्राम, ठीक है, वो एडमिशन करवाते हैं। ओके, तो ये सारा था परप्यूरियम के बारे में। परप्यूरियम क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या होती हैं, ड्यूरेशन क्या होती है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं परप्यूरियल पीरियड में, एंड हम नर्सिंग मैनेजमेंट, हमारा क्या रोल होता है परप्यूरियम पीरियड में, उसके बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।